नेट जेआरएफ पेपर 1 को डिस्कस करने के लिए आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। तो गाइज अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इन्वायरमेंट का है, पर्यावरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 9 है ना। तो इस विषय को अभी हम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में हमने 1-2 क्लास जो किया पूर्व में, तो उसमें हमने पर्यावरण के इम्पोर्टेंस को समझा है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य हो गया आपका, या सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य है, तो इन टॉपिक्स को हमने किया है ना। आज मैं आपको कॉन्वेंशंस बताऊंगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है, जितने भी कॉन्वेंशंस हुए हैं पर्यावरण को लेकर के, तो एक क्वेश्चन हमारा कॉन्वेंशंस यानी सम्मेलनों पे जरूर आता है। तो कई सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते हम कह सकते हैं कि कई सारे हुए हैं टिल डेट, पर्यावरण के रक्षा के लिए या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कई सारे अंतरराष्ट्रीय समझौते, जिसको आप इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस भी बोलते हो, तो उसको आज हम पढ़ेंगे कि भाई कितने सारे कॉन्वेंशंस हुए हैं, कितने सारे समझौते हुए हैं जो खास करके पर्यावरण को केंद्रित है, यानी इन्वायरमेंट को लेकर के हुआ है। तो इससे क्वेश्चन भी आपका 1 या 2 जरूर रहता है कॉन्वेंशन से, ठीक है। उससे पहले गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर दिन हमारा कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का हमारा रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कुछ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। यानी गाइस यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ओजोन को मतलब बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाता है, ओजोन डिप्लेटिंग में क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या ये मिथाइल क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इनमें से कौन है जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ओजोन को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है? ये कौन सा है ऑप्शन होगा, क्या लगता है आपको? ए ऑप्शन सर। अंकित जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। मेरा भी सर ऑप्शन ए ही है। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है सी सर। गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए गाइस, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, हाँ, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है ना हमारे, ओजोन डिप्लेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो ओजोन को क्षति पहुंचा रहा है। ओजोन आपको पता है गाइस कि अर्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिना ओजोन के अर्थ पे सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो ऐसे में गाइस ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं, है ना, ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जो ओजोन को बहुत मतलब क्षति यानी कि हार्म कर रहा है, जिसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन नंबर 1 पे है। इसके अलावा गाइस कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसके अलावा आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म है ना, मिथाइल ब्रोमाइड है, कई सारे हैं। आपका इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, ये भी एक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं गाइस जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के नाते जिनको हम जानते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक टाइप है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बोला, तो वो भी कहीं ना कहीं ओजोन के लिए वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पूछ रहा है तो ये आपका होगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा कुछ नहीं है इस, कार्बन डाइऑक्साइड से तो ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए अच्छा है। तो सी तो नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा मिथाइल क्लोराइड। ये है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो कि बहुत बुरी तरीके से ओजोन को जो है क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है गाइज आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। इसमें से कौन सोलर पावर का फॉर्म नहीं है? टाइडल पावर, विंड पावर, कोल या हाइड्रो पावर? सोलर का मतलब क्या होता है? जो सन से एनर्जी हम लोग लेते हैं, दैट इज क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कोयल। सी सर। ऑप्शन बी।
सी। है सर। क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन ए सर। सी सर, सी। सी मतलब ऑप्शन कोयला सी आपको? सर। जी। ठीक है, तो इसका जो गाइज हमारा करेक्ट आंसर है, जैसे यहाँ पे टाइडल पावर है, ये तो है विंड पावर, कोयला, कोल। हाँ, कोल को आप कह सकते हो, कोल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर, कोयला इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे गाइज एक टर्म है NMSHE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? NMSHE का फुल फॉर्म क्या है? जो कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड एक टर्म है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये टर्म है NMSHE। तो क्या लगता है आपको इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए इन चारों में से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी। और ए नहीं होगा, चलिए ए गलत है, ए के अलावे ऑप्शन नंबर बताइए। सी सर। ऑप्शन बी। बी, सी। सतीश सर बी बता रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर बी सी लग सर। रहा है। सी। ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर बी। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम सर। अच्छा, तो गाइज ये जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका NMSH और E, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। यानी गाइज जो हमारा हिमालय है, हिमालय आप सब लोग जानते हो, हिमालय एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। तो हिमालय के आसपास जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी वहां पे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, तो उसका संरक्षण के लिए ये बनाया गया है NMSH। यानी कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका मेन उद्देश्य है कि हिमालयन इकोसिस्टम, यानी हिमालय पे जो इकोसिस्टम है हमारा, वहां पे जो जल है, वहां पे जो वायु है, या वहां पे जो जानवर है, प्लांट्स है, तो उसको कैसे हम बचाएं। क्योंकि हिमालय आपको पता है गाइस बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, या इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है हिमालय। तो हिमालय पर्वत का संरक्षण, तो ऐसे में ये नेशनल मिशन चल रहा है, भारत सरकार इसको चला रही है, जिसका मेन यही है कि भाई हिमालय को बचाओ। ठीक है, तो बी इसका करे, जिन लोगों ने बी बोला वो ठीक है। ये मैच करिए गाइस, इसका ऑफिस कहाँ कहाँ किसका ऑफिस है? नैक का तो आप लोगों को पता है, नैक का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर है ना ये सारा। सर दिल्ली। नैक का दिल्ली है, दिल्ली तो खैर ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे। बैंगलोर। नैक का हेडक्वार्टर शायद बेंगलोर में है, मुझे जहाँ तक पता है। ऑप्शन तो है सर दिल्ली। है, ए का दिल्ली वन ऑप्शन किसमें है दिख रहा सर। है? नहीं नहीं, ऑप्शन तो है, पर ए का वन तो कहीं दिख रहा है आपको? हाँ नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। नैक का हेडक्वार्टर जो है ना वो बेंगलोर में है, दिल्ली एक में का नहीं तो है। सर बेंगलुरु है। हाँ, बेंगलुरु में है। तो क्या होना चाहिए आंसर? CDRI is in लखनऊ। जो आपका NIED है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग बीएड वगैरह करते हैं उनको पता होगा, है ना, बीएड यानी एजुकेशन वालों का ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA, नीडा करके है ना, नीपा। तो सर डी बी नहीं का, है, वो डी दिल्ली है। में है सर। बी होगा सर। बी होगा ना इसका आंसर? जी। बी। यस सर, ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। ये सर बी होगा। हम्म, और NDRI जो है हमारा, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो तो करनाल में है। NDRI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो आपका हरियाणा में है, कैथल हरियाणा में, करनाल में, सॉरी करनाल। बाकी आपका जो CDRI है जो कि डिजास्टर से रिलेटेड है ना, कोलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर करके ये है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो आपका दिल्ली। लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया। तो बी ही होगा इसका आंसर। ठीक है,
यानी नैक आपका गाइस बेंगलुरु में हो गया, नैक आपका जो है बेंगलुरु में हो गया। फिर आपका NIEDA जो है ये आपका दिल्ली में हो गया। फिर NDRI यानी नेशनल डेयरी का जो इंस्टीट्यूट है ये करनाल हरियाणा में है, करनाल वहाँ हो गया। और जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशन है ये आपका लखनऊ में हो गया, डिजास्टर का इंस्टीट्यूशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर बी की फुल फॉर्म बताना एक बार। जिसका किसका ऑप्शन बी की सर, NIEDA। बताइएगा इस NIEDA का फुल फॉर्म क्या है? NIEDA ये आपका NIEDA का जो फुल फॉर्म होगा, एक सेकेंड, ये है गाइस नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव डेवलपमेंट एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव डेवलपमेंट एजेंसी करके ये है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव डेवलपमेंट एजेंसी ये है NIEDA। N फॉर नॉर्थ ईस्ट, I फॉर इनिशिएटिव डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये है ठीक इसका। इसका आंसर बताइएगा इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इसमें से कौन कौन से ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मूक। Sir, option कौन-कौन number है? B, sir. Option number B. ACD स्वयं प्रभा और दीक्षा। Yes, ACT. Swayam Prabha. डी ऑप्शन। Prabha, Diksha. ए ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ए ऑप्शन। स्वयं प्रभा नहीं आएगा, ऑप्शन ये नंबर बी चैनल्स में सर। आता है, ऑनलाइन में नहीं आता है ये। दीक्षा बेसिकली स्वयं ये प्रभा भी तो एक ये तरह का ऑनलाइन पोर्टल है। टीवी चैनल है ना सर। और मूक सर मूक नहीं होगा क्या? Sir, MOOC आ सकता है। दीक्षा का इस ई लर्निंग के लिए है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और ये भी आप कह सकते हो कि ई लर्निंग के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये। ठीक है, तो स्वयं तो होगा, दीक्षा भी होगा। तो ए और डी देखिए कॉमन किस में है? ए और डी कॉमन आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो ऐसे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चूज करें तो बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो आपको पता ही है ये तो ऑनलाइन इनिशिएटिव है। स्वयं प्रभा तो देखिए टीवी चैनल है ना, ये तो ऑनलाइन का इससे कोई बहुत लेना देना है वैसे, बट ये बेसिकली क्या है, DTH चैनल है। तो ये आपका आजकल जो आप घर पे वो जो लगाते हो डिश टीवी वगैरह, तो डिश टीवी में ये भी आ जाता है ना स्वयं प्रभा। तो ये भी एक तरह से ऑनलाइन आप कह सकते हो ई लर्निंग है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के तहत इससे पढ़ते हो। तो ये हो गया, तो स्वयं और स्वयं प्रभा और दीक्षा। बाकी इसके अलावा जो हमारा प्रकाश है, परख। परख तो एक तरह का जानते हैं क्या है? परख एक तरह का गाइस असेसमेंट का है। ये NEP 2020 में आया है ना परख। तो परख का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस होलिस्टिक करके ये बनाया गया एक नया एजेंसी है, जिसका मेन काम है कि इवैल्यूएशन करना है स्टूडेंट्स का, जो आपका इवैल्यूएशन होता है, टीचर का मूल्यांकन। तो बेसिकली ये मूल्यांकन के लिए परख को बनाया गया है, ये NEP के तहत बना है, नया है परख। सर इसके अलावा टीचर का भी इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें। हाँ, परख परख एक अम्ब्रेला है, टर्म है, इसमें हर तरह के इवैल्यूएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट टीचर सभी के इवैल्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है परख। इसके अलावा आपका जो मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो ये तो बेसिकली कोर्स है ना, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें कई तरह के कोर्सेस आपको मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, तो कोर्सेस आप कर सकते हो। और मूक भी स्वयं का ही एक पार्ट है ना, मूक भी जो है स्वयं का ही एक, दोनों इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे में इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि बी तो होगा नहीं, परख तो एक तरह का एजेंसी है ना, परख तो एक तरह का संस्था है, एजेंसी है सरकार का, ये कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा ये आपका करेक्ट होगा, ये तीनों ई लर्निंग्स हैं। बाकी मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
तो वो कोर्स आपको प्रोवाइड करता है कई तरह का, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इस तरह के कोर्सेस। ठीक है। बाकी दीक्षा पोर्टल जो है गाइस, दीक्षा जो है ये 2017 में ये लॉन्च हुआ था, और ये किसकी पहल है? एनसीईआरटी। आप सब लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ते पढ़ाते हो, तो एनसीईआरटी का ही एक तरह से इनिशिएटिव है। और खास करके स्कूल एजुकेशन में, आप में से कई लोग स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग दीक्षा जानते होंगे। तो ये स्कूल एजुकेशन में इसका ज़्यादा रोल है। ठीक है। स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, तो उसके लिए दीक्षा का बहुत यूज आता है। ठीक है। सर दीक्षा का फुल फॉर्म बताइए ना एक बार फिर से। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। 2017 से ये हमारे साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which of the following goals adopted by the UN member states in 2015 is related to SDG गोल नंबर 4? आपने गाइज, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था SDG का, बताइए गोल नंबर 4 कौन सा है सीक्वेंस में? चौथा गोल कौन सा है? गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, पॉवर्टी या फिर इंडस्ट्री इनोवेशन? SDG का गोल नंबर 4 क्या है? सीक्वेंस में आपको बताना होगा कि SDG का गोल नंबर 4 क्या है। सर ऑप्शन नंबर बी सर, क्वालिटी एजुकेशन। यस सर, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन है। तो गाइज उसको सीक्वेंस से रट लीजिएगा, मैंने पीडीएफ भी आपको दे दिया था। तो जो मिलियन डेवलपमेंट गोल का टोटल 8 है ना, और सस्टेनेबल का टोटल 17 है, तो 17 और 8 25। तो 25 गोल को सीक्वेंस के साथ आपको रटना है। रटना है मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में आजकल क्वेश्चन आ रहा है क्रोनोलॉजी पे। तो गोल नंबर 4 तो चलो हम लोगों को पता है, क्वालिटी एजुकेशन है। बाकी अगर यहाँ पे गोल नंबर 15 पूछ देता, गोल नंबर 10, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो सीक्वेंस में आपको देख लेना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गाइस देखो असर्शन और रीजन है। असर्शन कह रहा है कि देयर हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अचीव द टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी गाइस क्या कह रहा है कि एक तरह से हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें। जो भी हमारा 17 लक्ष्य है, आप सबको पता है ना गाइस कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 पॉइंट्स हैं। तो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एकीकृत प्रयास करना चाहिए। एकीकृत माने मिल करके। अगर हम लोग मिल करके सघन प्रयास करेंगे तो एसडीजी के पॉइंट्स को अचीव किया जा सकता है विद टाइम। और रीजन दे रहा है कि मैनी ऑफ द एसडीजीज आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि कई सारे गाइस एसडीजी के जो गोल्स हैं ना, वो आपस में क्या है, अंतर संबद्ध है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर ए, both Both are A and R correct, and R is the correct explanation of A. ए होगा ना, बोथ आर करेक्ट। Yes sir, option number A. ठीक है, इसका आंसर बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज दैट इंक्लूड द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको नॉन वर्बल क्यूज, यानी नॉन वर्बल मतलब जो इशारों में ना, जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बिना बोले काम चल जाता है। जैसे आपका बोलने का जो पिच है, या कितना तेज आप बोल रहे हो, कितने बार रुक रहे हो बोलते वक्त, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल क्यूज का? Sir option number D, paralanguage sir. Paralanguage, para bhasha sir. Option number D. क्या होना चाहिए बताइए, इनमें से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल क्यूज का? आंसर जो आप कह रहे हैं वही ठीक है, बट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? पैरा लैंग्वेज ही होगा इसका आंसर, जिसको हम लोग किसी भाषा में वोकैलिक्स भी बोलते हैं। पैरा लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? वोकैलिक्स, VOCALICS। और पारा यानी पराभाषा। पराभाषा एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें हम लोग बोलने से ज्यादा अपने जो हमारा बॉडी का जेस्चर्स है, जो बॉडी मूवमेंट्स है, उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके थ्रू। तो दैट इज पराभाषा, पैरा लैंग्वेज। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल पैरा लैंग्वेज वही हो गया, नॉन वर्बल क्यू को ही हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। बाकी इसके अलावा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शनल मॉडल, ये सारे वर्बल में आएंगे ना, मतलब मौखिक में आएगा।
नॉन वर्बल तो ये तो खैर अकथनीय संकेत, ये भी गलत है। तो पैरा लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैरा लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है ना, जेस्चर्स आते हैं, आपका एटीट्यूड आता है, आपका इमोशन आता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए पैरा लैंग्वेज जो है वो एक तरह के नॉन वर्बल क्यूज है, यानी जिसको आप बिना बोले, है ना, बिना बोले जो आपके बॉडी मूवमेंट्स का कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल क्यूज। एक और आंसर बताइए गाइस, यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन है। असर्शन कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट लेवल्स इन लर्निंग। यानी जो फॉर्मेटिव हमारा मूल्यांकन है, निर्माणात्मक जो हमारा मूल्यांकन है, वो एक तरह से प्रक्रिया संबंधित है, यानी एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं गाइस हमारा मोटिवेशन हमेशा बढ़ा रहता है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? डेली बेस पे जो आपका असेसमेंट हो रहा है, डेली बेस पे आपको एमसीक्यू, जैसे हम लोग अभी क्या चल रहा है, अभी जो क्लास में हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेटिव ही तो है ना, कि डेली बेस पे हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे क्या है, एक मोटिवेशन भी मिलता है और हमें पता भी लगता है भाई हमारी वीकनेस क्या है, उस पर काम करना है। तो ये रीजन कह रहा है द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट का, वो यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बढ़ाएं, यानी अच्छे से अच्छा शिक्षण हो, बेहतर शिक्षण हो। क्या लगता है आपको? Which one is correct? Option number A, sir. Both A and R correct. R is the correct explanation of A. ठीक है, दोनों ही सही है वैसे तो, अगर देखा जाए तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही ठीक है। चलिए, तो यही था गाइस, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो जो एक आध क्वेश्चन इसमें रह गया होगा उसको आप साथ के साथ कर लीजिएगा। अब गाइस हम लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल कॉन्वेंशंस का है, यानी पर्यावरणीय जो हमारे समझौते हैं। मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट गाइस सिर्फ भारत का प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा पर्यावरण है ना, ये पूरे विश्व की चिंता है ना, पूरे विश्व, यानी पूरा ग्लोबल ग्लोबल इशू है, ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो ऐसे में गाइज पूरे विश्व में जो हमारा यूएनओ है, जिसको आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, संयुक्त राष्ट्र संगठन कहते हो, तो यूएन के द्वारा कई सारे मीटिंग्स होते रहते हैं, वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार या दो बार। पूरे विश्व के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हैं, बैठते हैं, और कई तरह के समझौते होते हैं। यानी अगर पर्यावरण के लिए भारत कुछ काम कर रहा है तो चाइना भी कर रहा होगा, अमेरिका भी कर रहा होगा, और अफ्रीका भी कर रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा होगा। तो ऐसे कौन कौन से समझौते हुए हैं जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपको समझना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। जैसे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, रमासार कॉन्वेंशन। आपने इसका नाम शायद सुना हो, नहीं भी सुना होगा, रमासार साइट्स, जो 1971 में गाइज इसका इस्टेब्लिशमेंट है। 1971 से ये हमारे साथ है रमासार। इसका मेन रीजन, जो मेन उद्देश्य है, रमासार जो सम्मेलन हुआ था उसका मेन उद्देश्य था, जो वेटलैंड्स है ना भारत में गाइज कई सारे वेटलैंड्स हैं। जैसे मान लीजिए सुंदरबन, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे सुंदरबन, जो कि कलकत्ता की तरफ है। सुंदरबन बहुत बड़ा डेल्टा है, बहुत बड़ा जंगल क्षेत्र है, और वहां पे गाइस क्या होता है ना कि आपको 12 महीना वाटर मिल जाएगा। वाटर मिल जाएगा मतलब वहां पे, वहां का जो लैंड है ना, वो जो जंगल है, तो वो ऐसा जंगल है जो दलदल समझते हैं ना आप, दलदल दलदल, तो उस टाइप का लैंड है और बहुत बड़ा, तो उसको कहते हैं वेटलैंड। तो ये बहुत जरूरी है गाइस कि भारत में ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पे ये चीजें हैं कि 12 महीना आपको वहां पे मतलब गीला मिट्टी मिल जाएगा, दलदल मिल जाएगा। इससे क्या होता है गाइस, ये इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अब आज के समय में क्या है गाइस कि हम लोग घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो हम लोग वेटलैंड को कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, इंपॉर्टेंस, ये अच्छी बात नहीं। तो रमासार कॉन्वेंशन में ये कहा गया कि आपके देश में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन का नाम समझे सुना होगा, सुंदरबन का जो जंगल है, बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा वो जंगल है, तो वो एक तरह का रमासार साइट है, क्योंकि वहां पे 12 महीना आपको दलदल है, एक बार जो चला जाएगा वापस भी नहीं आ पाएगा, इतना खतरनाक वो दलदल है। हालांकि इकोसिस्टम की दृष्टि से बहुत जरूरी है, इसलिए वैसे लैंड्स को संरक्षित किया जाए। इसको वाटरफॉल कन्वेंशन भी कहते हैं, और अभी के समय में भारत में 27 से ज्यादा रमासार साइट्स हैं। एक मैंने उदाहरण आपको सुंदरबन का दिया, क्योंकि सुंदरबन सब लोग जानते हैं, जो कि कैलकाटा में है, पश्चिम बंगाल में है। ऐसे भारत में 27 से ज्यादा रमासार साइट्स आज के टाइम पे है, जो कि इकोसिस्टम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रमासार साइट होगा
तो भैया आपका इकोसिस्टम, आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पशु पक्षी सबका संरक्षण होता है ना ऐसे जगहों पे, क्योंकि जंगल होती है घनी, तो जंगल होगी तो पशु पक्षी संरक्षित होगा, कंजर्व होगा। तो ये 1971 में आया और भारत सरकार सतत प्रयास कर रही है कि रामासार साइट का संख्या बढ़े, ये 27 बढ़कर के 107 हो जाए, मतलब ऐसे और भी जगह को ढूंढा जा रहा है जो रामासार साइट्स के अंदर आ जाए। दूसरा गाइस समझौता हमारा है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है? इसमें गाइस बेसिकली है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, है ना, जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एक ऐसा समझौता है जिसमें मेन बातें कही गई है कि पर्यावरण को कैसे हम बचाएं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेना है, जो भी एक्शंस लेने, इनिशिएटिव लेने हैं, वो हमें करना है। इसके लिए गाइस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी भी इसी के तहत बना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि भैया पूरे भारत में या विश्व में तो एक जागृति, एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि सब लोग पर्यावरण के महत्व को समझें कि भाई पर्यावरण कितना आवश्यक है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना क्रूशियल है। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में ये बातें हुई थी। उसके बाद गाइस तीसरा है साइट्स, CITES। आपको दिख रहा होगा इसमें साइट्स का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो आपको गाइस ये जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पे इलीगल ट्रेड एनिमल का बहुत ज्यादा है भारत में। भारत में इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा है। अब तो फिर भी थोड़ा कम हुआ क्योंकि हमारे यहाँ जंगल कम हो गया। पहले क्योंकि भारत में जंगल बहुत ज्यादा, जानवर बहुत थे, तो हमारे यहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग बहुत था। आज भी है, अभी भी होता है इलीगल, यानी सरकार ने बैन कर रखा है, बट फिर भी छिपा के चीजें चल जाती हैं। और यही कारण है ना, आज मान लीजिए कि भारत में बाघ, शेर, हिरन, आप हमारे साहित्य को उठाइए, भारत का जो साहित्य, रामायण, महाभारत, मृच्छकटिकम, है ना, या और भी ऐसे जो पुराने लिटरेचर आप उठाइएगा प्रेमचंद का या उससे पहले, तो आप पाएंगे गाइस कि वो लोग जानवर, पशु पक्षी को अपने उपन्यास में जगह देते थे, क्योंकि भारत की संस्कृति में ये चीजें थी। हमारे यहाँ पे बहुत जानवर थे अलग अलग तरह के। आज स्थिति देख ही रहे हो क्या हो गया। तो ऐसे में गाइस ये कहा गया कि भाई ये जो इलीगल ट्रेडिंग चल रहा है, अच्छा दूसरी बात, इलीगल ट्रेडिंग का क्यों कारण क्या है कि जो जानवर मान लीजिए कम है तो उसका दाम बहुत ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि आपको पता है कि इसके एनिमल से कई तरह की चीजें बनाई जाती है, कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, या कई लोग उसको खाते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बिजनेस पर्पस से भी। तो ऐसे में गाइस इलीगल ट्रेडिंग बहुत है, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जानवरों को ऐसे मार करके और इलीगल ट्रेडिंग करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाकर के उसको बेचना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। तो इसको बैन कैसे किया जाए और विश्व के तमाम बेसिस पे एक्शन लें, तो इसके लिए साइट्स बना 1973 में, और खास करके जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी ऐसा जो भैया अब खत्म हो जाएगा, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा अगर उसको नहीं बचाया गया, तो उस तरह के जानवर को तो खास करके किसी प्रकार का ये ट्रेडिंग में उसको नहीं डालना है। जैसे मैं आपको उदाहरण एक देता हूँ कि जैसे हाथी होता है, तो हाथी का जो दो टस्क आप देखते हो कि हाथी का दो दांत बाहर निकला रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि उस दांत का ऑर्नामेंट बनता है। ऑर्नामेंट का मतलब क्या है? जो महिलाएं ऑर्नामेंट्स पहनती है ना, जो ज्वेलरीज वगैरह, तो इंटरनेशनल मार्केट में हाथी का जो दो दांत होता है उसका बहुत महंगा कीमत है। तो बहुत पहले क्या होता था गाइस, उसके टस्क का इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा था, खास करके भारत और अफ्रीका जैसे देशों में। अफ्रीका में तो और भी ज्यादा, क्योंकि अफ्रीका में हाथी बहुत पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका में जंगल बहुत है, हाथी बहुत पाया जाता है, तो वहां पे तो इस तरह से गाइस ये जो ट्रेडिंग चल रहा है ना, इसको भैया बंद करो, इसको गैर कानूनी करके और बहुत सख्त। तो ये 1973 में साइट्स हमारे पास आया। इसके बाद गाइस दूसरा एक आया CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। ये भी एक समझौता आया 1979 में, जिसमें ये कहा गया गाइस जो माइग्रेटरी स्पीशीज है ना, खास करके जो हमारे जंगली जानवर है, कई सारे ऐसे स्पीशीज है जो माइग्रेट कर रहे हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले हैदराबाद वाला खबर आपको पता लगा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के साथ में जो बड़ा सा जंगल है, उसको रातों रात वहां की सरकार ने रातों रात कटवा दिया, रातों रात, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि रातों रात वो जंगल इतना बड़ा था कि 25% एरिया ही कट पाया। सुबह होते ही वहां के ग्रामीणों ने हल्ला गुल्ला किया, फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे रील डाल दिया, फिर वायरल हो गया, फिर पूरे भारत में खबर आग की तरह फैल गई। फिर कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया कि भाई जहां तक कटा है वहीं तक रोको, फिर जवाब वगैरह। तो आपने देखा कि एक हफ्ते पहले क्या हुआ है, आप सब लोगों ने, मैंने देखा व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ये स्टेटस भी लगाया। मान लीजिए गाइस कि अब हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास इतना बड़ा जंगल है, अब उस जंगल को आपने काट दिया, तो वहां का जो पशु पक्षी है वो कहाँ जाएगा? वो तो भागेगा इधर उधर या मर जाएगा। तो
इस चीज को कैसे हम बंद करें, ताकि गाइस जो जानवर है वो पलायन ना करें। जानवर पलायन कर जाए जैसे इंसान पलायन करता है। आज आप जहां पे रह रहे हो गाइस, मान लो आप दिल्ली रहते हो, बंबई रहते हो, कर्नाटका रहते हो, वहां पे पानी खत्म हो जाए, वहां पे रहने की जो सुख सुविधा है वो खत्म हो जाए, तो क्या करिएगा आप बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ेगा वहां से। ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहां पे आपको हर तरह का सुविधा मिले। तो इसी प्रकार से जानवर भी तो वही है ना। जानवर का अगर घर आप उजाड़ दोगे तो भागेगा वो। तो इस चीज को हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जंगल अब हम ना उजाड़े, जंगल हम ना उजाड़े, और उजाड़े तो वहां के एनिमल को शिफ्ट करो अच्छे जगह पे, ताकि ऐसा ना हो कि जानवर भटकता हुआ मिले मर जाए। तो ये आया हमारा कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। ये पूरे मतलब वर्ल्ड के लेवल पे ये है कि इस तरह की चीजों को हम बचाएं, ऐसे जानवरों को पलायन करने से रोकें। फिर 1982 में गाइज एक समझौता हुआ, नैरोबी समझौता 1982 में, जिसका मेन लक्ष्य था अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है गाइज, मैंने टोटल आपको 17 गोल बताए हैं, 17 गोल जो कि एसडीजी के अंदर। तो 17 का 17 गोल को कैसे पाया जाए, क्योंकि वो 17 गोल जो है ना वो बड़े रत्न के समान है। रत्न मतलब वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन 17 के 17 गोल को समय रहते हमने पूरा कर लिया तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए गाइस नैरोबी में डिक्लेरेशन हुआ कि पूरे विश्व को ये जाए कि टाइम से हम लोग, यानी 2030 तक का जो हमारा टारगेट है, 2030 तक हम इसको बिल्कुल कर लें कंप्लीट, सारे गोल्स को हम कंप्लीट कर लें। इसके बाद गाइस एक हुआ वियना कॉन्वेंशन। वीना कॉन्वेंशन कब हुआ? 1985 में, 1985 में। ये सारे विदेश में हुए ना, भारत में कम होता है, ये विदेशों में ये मीटिंग्स वगैरह होती है। तो वीना भी एक जगह का नाम है, वहां पे ये समझौता हुआ 1985 में। तो वीना कॉन्वेंशन में क्या कहा गया कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा कि ओजोन लेयर का डिप्लीटिंग सब्सटेंस बताओ, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला क्वेश्चन। तो वियना कॉन्वेंशन में कहा गया भैया कि जो ओजोन लेयर है, जो हमारा ओजोन लेयर है उसकी रक्षा करो। क्योंकि गाइस ओजोन आपको पता है ना कि ओजोन एक तरह से हमारे लिए ब्लैंकेट है। जैसे रात में मच्छर काटता है तो ब्लैंकेट, मान लीजिए ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में मच्छर ज्यादा परेशान करता है तो क्या करते हैं, ब्लैंकेट पूरा सर से लेकर के, है ना, पैर तक पूरा ढक लेते हैं, मच्छर नहीं काट पाता। मच्छरदानी यूज हाँ, करते हैं। मच्छरदानी मान लो एक तरह से, मॉस्किटो नेट। तो मॉस्किटो नेट हमारी रक्षा करता है ना, किसी प्रकार का मच्छर मक्खी नहीं आता अंदर, अच्छी नींद आती है। उसी प्रकार से गाइस हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर एक तरह का ब्लैंकेट है, एक तरह का मॉस्किटो नेट है, जो सूर्य का जो हार्मफुल रेज है ना, सन के जो हार्मफुल रेज हैं उसको धरती तक आने से रोकता है। अब क्या है, ओजोन लेयर में भी छेद होने लग गया, क्योंकि हमारे इतने सारे मतलब हम लोग पॉल्यूशन इतना कर रहे हैं कि ओजोन में भी छेद हो रहा है, छेद हो रहा है। तो भैया सन के जो हार्मफुल रेज हैं वो धरती तक आ रहे हैं, धरती तक आ रहा है तो इंसान उससे जो है संपर्क में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है तो भैया देखिए रो कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, कितनी बीमारियां हैं वो तो गिनती भी नहीं करा सकते हम लोग आज के टाइम पे, इतनी बीमारियां हो रही है। हम सभी लोग बीमार है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बीमारी सबको हो रहा है। तो ओजोन की रक्षा ये वियना कॉन्वेंशन में हुआ, ठीक है, कि ओजोन को बचाओ, उसके लिए जो करना पड़े करो। फिर 1987 में एक बहुत महत्वपूर्ण आएगा इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी यही कहा गया कि कंट्रोल करना ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है। अभी मैंने आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस 4-5 बताए, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो मैंने ओजोन डिप्लेटिंग के सब्सटेंसेस बताए कि कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो ओजोन के लिए मतलब खतरा है। जिस तरह से किलबिश खतरा था, शक्तिमान एक सीरियल आता था 1995 में के दशक में आता था, बड़ा लोकप्रिय था, आपने हमने सबने देखा। तो उसी प्रकार से ओजोन के लिए जो किलबिश का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको कैसे रोकना है, उसमें कौन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी कहाँ कहाँ से, हम और आप, अब गर्मी आ गया, हम सब लोग एसी चलाते हैं दिन रात, तो एसी से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन के लिए बड़ा घातक है, खतरनाक है। इसी प्रकार से हम लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रीज चलाते हैं, फ्रीज से भी क्या निकलता है, सीएफसी निकलता है, जो कि ओजोन के लिए मतलब बिल्कुल किलबिश है, बहुत खतरनाक है, घातक है, जानलेवा है। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे हम लोग यूज कर रहे हैं गाइस आज के टाइम पे मशीनरी, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है। तो इसको कैसे हम कम करें, कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये कहा गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ऐसे कई सारे मतलब ओजोन के डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, मोर देन 7। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। इसके बाद गाइस 1987 में एक हमारा आया था ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड, BRUNDTLAND, ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 में आया।
इसका मेन था गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइस देखो आज के समय में हम जो भी पर्यावरण के लिए कर रहे हैं ना, उसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में गाइस क्या हो गया ना कि अब पर्यावरण के रक्षक जितने नहीं है ना, उतना पर्यावरण के भक्षक हो गए, रक्षक से ज्यादा भक्षक हो गए हैं। और दूसरा बात कि पर्यावरण एक इतना बड़ा इशू है ना कि लोग, अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को पर्यावरण मित्र दिखाओगे, आपके फॉलोअर बहुत बढ़ जाएंगे। तो अब क्या हो गया कि फोटो खिंचाने वाले लोग ज्यादा हैं। झूठ का जाके एक पेड़ लगाने के लिए मैं देखता हूँ 15 लोग चले जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है या कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, वो एक पेड़ लगा रहा है ना, तो उस पेड़ में हाथ लगाने के लिए 25 लोग चले जाएंगे कि हाथ लगा के मेरा भी फोटो आ जाए, कि हम भी विराट कोहली के साथ एक जो है फोटो पेड़ लगा रहे हैं, हम भी नरेंद्र मोदी के साथ एक पेड़ लगा रहे हैं। तो दिखावा वाला सिस्टम ज्यादा है। तो ऐसे में गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप पर्यावरण की सही में मतलब चिंता करें, पर्यावरण की सही में रक्षा करें। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसी रक्षा नहीं कि भैया आज पेड़ लगाए कल भूल गए। आप आज पेड़ लगाइए तो आगे के समय में भी मतलब उसको आने वाले 50-100 साल तक उसको कैसे संरक्षण मिले। पेड़ ये नहीं कि आज लगाया कल कल कट गया। तो इसको लेके बर्टलैंड रिपोर्ट आया। हरियाली मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें देखना होगा ना, कि आज अगर आप ग्रीनरी कर रहे हो, आज आप जंगल कहीं बसा रहे हो, तो आने वाला 50-100-150 साल तक का आप टारगेट रखो कि वो रहेगा, तभी तो उसका फायदा है। फिर 1992 में एक आया गाइस अर्थ समिट, है ना, पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम किसी भाषा में पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसका मेन पर्पस क्या था? पर्यावरण का संरक्षण और विकास, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, कि पर्यावरण को कैसे हम बचाएं। जो चीजें मान लो अभी बच गई हैं तो उसको कम से कम बचाओ। मान लीजिए कि अभी भी पर्यावरण में कई चीजें हैं जो बची हुई है, तो उसको कैसे हम बचाएं और कैसे आगे फिर डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें टोटल 27 प्रिंसिपल है, जिसपे पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम ही था पृथ्वी सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक जगह है। ब्राजील एक देश है, वहां पे जगह है रियो डी जेनेरियो, तो वहीं पे हुआ था ये पृथ्वी सम्मेलन, बहुत फेमस है 1992 में, जहाँ पे मेन कहा गया था कि पर्यावरण का संरक्षण तथा विकास, यही इसका मेन उद्देश्य था। इसमें टोटल 27 प्रिंसिपल पे साइन किया गया कि भाई पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। फिर 1992 में ही एक और मीटिंग हुई थी, एजेंडा 21। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एजेंडा 21। ये भी पृथ्वी सम्मेलन से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसमें भी सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात कही गई थी एजेंडा 21 में। इस बार क्वेश्चन भी आया था एजेंडा 21 से 2024 वाले एग्जाम में, एजेंडा 21 क्या है। तो ईयर भी पूछता है, 1992 में था, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका पर्पस क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब क्वेश्चन आता है। इसके अलावा गाइस एक सम्मेलन हुआ था फिर 1992 में ही, यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी, जिसमें गाइस मेन हमारा पर्पस था कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चाहे वो मीथेन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन हो, तो कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो काफी ज्यादा इमिट हो रहा है। क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्री आ गई, इतनी इंडस्ट्री आ गई, और हमारे घर में भी ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है ना, कार्बन, मीथेन, ये सब। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना, क्योंकि गाइस ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ेगा ना, तो इससे क्या है ना कि दम घुटेगा फिर इंसान का, पर्यावरण तो क्षति होगा ही, हमारा भी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगने लग जाएगा। तो ये इसमें बोला गया यूएनएफसीसी में। देन गाइस एक और कॉन्वेंशन हमारा आया जिसको हम कॉन्वेंट कहते हैं सीबीडी, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी 1992 में ही आया था। इसमें 3 पॉइंट्स कहे गए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। सबसे पहले तो बचाओ। बायोलॉजिकल मतलब जो भी एनिमल और प्लांट्स हैं हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधा और जानवर, तो उसको बचाना। ठीक है, और इसके साथ ही साथ गाइस जो जेनेटिक रिसोर्सेस है ना, उसका फेयरली और इक्विटेबल यूज, यानी हमारे आसपास जो भी संसाधन है, जो भी प्राकृतिक, जिसको आप कहते हो ना नेचुरल रिसोर्स, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो, तो उसका फेयरली यूज हो और सभी को बराबर उसको मतलब यूज करने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ना हो। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, है ना, यानी जो जैव विविधता है, जिसको हिंदी में आप जैव विविधता कहते हो, तो उसको बचाना। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक और हमारा 1994 में एक कॉन्वेंशन आया, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन।
आजकल ये भी बहुत बड़ा विषय हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत तेजी से गाइस डेजर्टिफिकेशन माने मरुस्थलीकरण हो रहा है। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है? बंजर हो रहा है। कई सारे हमारे जमीन है ना, वो बंजर हो रहे हैं। बंजर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गाइस हम लोग, हमारे पास जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, उसमें भी हम इतना ज्यादा खाद, यूरिया और इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला रहे हैं, दवाई मिला रहे हैं कि वो जमीन क्या हो रहा है? बंजर, बैरन। और बंजर होने के बाद वो क्या बन जा रहा है? डेजर्ट, मरुस्थल बन जा रहा है, राजस्थान की तरह, गुजरात के डेजर्ट। तो इस तरह के लैंड्स जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे जिस जमीन पे कल को आलू, टमाटर, प्याज होता था, आज वो हमारा डेजर्ट बना हुआ है। डेजर्ट मतलब कि अब वहां पे कुछ भी नहीं उपज हो सकता, वो जमीन खराब हो गया, बेकार हो गया। अब बस रेसिडेंशियल प्लॉट वहां बन सकता है। तो ऐसे लैंड्स को भी रोकना। तो ये हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेजर्टिफिकेशन को हमें रोकना है, ताकि गाइस जो हमारा फर्टाइल लैंड है कम से कम उसकी तो रक्षा हो, वो तो बचे। वो भी हमारा खत्म हो रहा है। देन गाइस एक आया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये पेरिस में हुआ था, ये बैठक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था पेरिस में, फ्रांस में, 1997 में ये हुआ था। इसका भी मेन जो एम है वो यही था गाइस कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें कैसे लड़ना है। ग्लोबल वार्मिंग से कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, यानी सीएफसी परिवार का जितना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसको रोकना होगा। इसका आजकल इमिशन बहुत हो रहा है, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा इसका इमिशन हो रहा है। ये पर्यावरण में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसको हमें रोकना पड़ेगा, खास करके वैसे देशों में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे कारखाना बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत तेजी से होता है। ये अच्छी बात नहीं, तो इसको रोकना होगा, ठीक है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें। और ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है गाइस, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन अच्छी बात नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे ना हिमालयन इकोसिस्टम वाला, तो हिमालय को भी बहुत क्षति हो रहा है इससे, ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय को भी बहुत क्षति हो रहा है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ये बातें की गई 1997 में। इसके बाद गाइस एक आया था रोटरडैम कॉन्वेंशन, 1998 में रोटरडैम सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था जितने भी हजार्डस केमिकल्स हैं, यानी पूरे विश्व में ये जो हजार्डस मतलब जो बहुत ही मतलब जोखिम भरा जो केमिकल है या पेस्टिसाइड्स है ना, इसका इंटरनेशनल ट्रेंड को मतलब बंद किया जाए। इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है, माने विश्व में जो इसका बिक्री हो रहा है ना, जितने भी केमिकल्स हैं जो बहुत हजार्डस माने बहुत खराब है, जोखिम भरा है, उसको रोका जाए, बैन किया जाए, या पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज को कम किया जाए, खास करके जमीन में। तो ये हुआ था रोटरडम कॉन्वेंशन में। क्योंकि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉयल में केमिकल्स मिला देते हैं, पेस्टिसाइड मिला देते हैं, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो इसको कैसे हम रोका जाए इंटरनेशनली, इस पे बात हुई रोटरडम में। देन गाइस सन 2000 में एक प्रोटोकॉल आया, कार्टेगिना प्रोटोकॉल, जिसका मेन था बायो सेफ्टी। बायोलॉजिकली मतलब जैव का कैसे सुरक्षा किया है। जो भी जीव जंतु है, जो भी जीव जंतु है, इंसेक्ट, एनिमल वगैरह, उसको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है ना, कई लोग पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी को कैसे बचाएं, बायोलॉजी में सबको ही आ जाता है, हम लोग भी आ जाते हैं, एनिमल, प्लांट सब आ जाता है। तो उसकी रक्षा कैसे हो, इसकी चिंता कार्टेगिना प्रोटोकॉल में की गई 2000 में। इसके बाद 2001 में हुआ गाइस स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या था कि भाई जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का, ऐसे कई सारे प्रदूषक हैं जिस वजह से बहुत तेजी से प्रदूषण फैल रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना। ऐसे कई सारे गाइस पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे प्रदूषण कर रहा है, तो उसको कैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2001 में ये आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसके अलावा गाइस नगोया प्रोटोकॉल 2010 में भी रिसेंटली आया, नगोया प्रोटोकॉल, जिसमें गाइस इक्विटेबल यूज कहा गया कि भाई जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका फेयरली यूज हो, सब लोग उसको यूज कर सके बराबरी से, ठीक है, बराबरी से सब लोग उसका यूज करें। जो भी हमारे पास मान लो प्राकृतिक संसाधन है उसका बराबरी से यूज हो, नगोया प्रोटोकॉल में ये बात कही गई है ना। इसके अलावा गाइस पेरिस एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट के कई सारे मीटिंग्स हो चुके हैं टिल डेट, और पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन एम है वो है क्लाइमेट चेंज। 2015 में ये हुआ था पेरिस समझौता, जिसमें मेन कहा गया था कि क्लाइमेट को बचाने के लिए ये था कि क्लाइमेट की रक्षा के लिए हमारा पेरिस समझौता हुआ है। इसमें कई सारे मीटिंग्स हो गए, इसको COPs बोलते हैं,
तो टोटल गाइज हमारे पास 21 अभी तक टिल डेट है, तो 21 से ज्यादा मीटिंग्स जो है पेरिस में हो चुका है, जिसका मेन है हमारा क्लाइमेट चेंज को रोकना, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना। और लास्ट है हमारा गाइज किगाली अमेंडमेंट। किगाली 2016 में ये हुआ था, किगाली, जो कि ओजोन लेयर को रोकने के लिए, कम करने के लिए किया गया था, कि ओजोन लेयर को कैसे कम किया जाए। और 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना, ये भी ओजोन के लिए हुआ था, उसी का ये थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, मॉडिफाइड वर्जन है किगाली अमेंडमेंट, जिसमें मेन है कि ओजोन की रक्षा कैसे हो। ठीक है, तो ये गाइस करीब हम कह सकते हैं कि 15-20 की संख्या में है। ये जो टोटल हमारे समझौते हैं ये करीब 15-20 है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बट जो हमारा सिलेबस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो 15-20 है। तो ऐसे में गाइस ये मैं आपके साथ पीडीएफ भी साझा करूंगा, आप इसको सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे ये समझौते हैं 15-20 की संख्या में, चाहे वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस समझौता है, या रियो डी जेनेरियो समिट है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, या कार्टेगिना प्रोटोकॉल है, रोडेरिंग, कई सारे हैं, मोर देन 20। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए विथ नेम एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि नाम क्या है और किस वर्ष ये आया प्रभाव में, और इसका मेन उद्देश्य क्या है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में मतलब रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है कि एक तो प्रोटोकॉल का नाम क्या है, कौन से वर्ष में आया, और उसका मेन पर्पस, कि उसका मेन जो है उद्देश्य क्या है, मॉन्ट्रियल का या क्योटो प्रोटोकॉल का, या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, आपको समझने के साथ साथ रटना भी पड़ेगा ये, ताकि आपको ध्यान बातें की गई ऑप्शन में आपको रहेगा ना, तो ऑप्शन में आप टिक तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा कि कौन से प्रोटोकॉल में क्या बातें हैं। ठीक है, तो यही था गाइस आज के क्लास में। आज के क्लास में हमने कई सारे प्रोटोकॉल्स को का अध्ययन किया, कॉम्पेरेटिव उसका डिस्कशन कर लिया, सारे पॉइंट्स जान लिए, वर्ष जान लिया। अब आपको ये रट लेना है ना, याद कर लेना है, समझ के जहां जल लगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर पूछूंगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कब आया और उसके क्या पर्पस है, क्या यूज है। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी किन्हीं को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत यहाँ बिहार में एक योजना आई है, जल जीवन हरियाली। आइए। उसमें जो है उसमें सर क्या करते हैं ना कि जितने भी पेड़ होते हैं, आम का हुआ, बरगद का हुआ, जितना भी, वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और फिर उसको आपको 2 साल तक जीवित रखना है, और 2 साल तक अगर आप रखते हैं तो आपके अकाउंट में 500 रुपए आएंगे। ऐसा करके वो स्कीम मतलब बहुत अच्छी मतलब पहल की है उन्होंने। और फिर उसके बाद उसको 5 साल आप रखिएगा तो फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर उसको 10 साल रखिएगा तो फिर और ज्यादा अमाउंट आएगा। ऐसे करके जो है मतलब उस योजना को लागू किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। और दूसरा सर यहाँ पे एक चीज और है कि जब भी जैसे पहले मैं देखती थी कोई भी मीटिंग्स होती थी, कोई पदाधिकारी आ रहे हैं तो उनको बुके दिया जाता था। बट अब क्या हो गया है सिस्टम, अब जो है रियल का जो है एक पेड़ जो है गिफ्ट में दिया जाता है। तो ये मैं मतलब बताना चाह रही थी कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। और बाकी इधर राजगीर वगैरह उधर साइट्स जो बनाए गए हैं वो भी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा मतलब साइट बनाया गया है। जी हाँ, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है सरकार। बिहार में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है मैम, बिहार में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसको लेकर के। अभी तो हर जगह पे कई सारे वो भी बन रहे हैं ना, जो ताकि वाटर की कोई प्रॉब्लम ना हो, इरिगेशन और एग्रीकल्चर को लेकर के हर एक ज़िले में वो बन रहा है। तो काफ़ी मतलब बहुत काम हुआ है बिहार में, काफ़ी सारे एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो पर्यावरण को लेकर के हुए, काम हो रहा है उसमें। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए हर जगह। सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस भी तो बहुत ज़रूरी है।
तो अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट भी काम करेगी, जनता भी, हम लोग भी अवेयर होंगे, तो एक इंटीग्रेटेड आप कह सकते हो कि यू नो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फिर लगेगा, कलेक्टिव एफर्ट्स लगेगा, तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। गवर्नमेंट का प्रयास और जो पब्लिक है वो भी अपने तरफ से एफर्ट्स अगर लगाए तो बहुत कम समय में। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में इतना ही है। हम लोग मिलेंगे कल मिलते हैं तो आगे की बात करेंगे। 9:30 पे मिलते हैं कल रात वाले क्लास में, आगे की चर्चा करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। ये नोट्स मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, आप उसको लिख भी सकते हो और लर्न भी करिएगा। कल मैं पूछूंगा आपसे, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।